सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर हमारे बीच कई तरह की बातें आती रहती हैं, कभी अलगाववादियों की तरफ से, कभी पाकिस्तान की तरफ से, कभी चीन की तरफ से। हमारा शुरू से ही मानना रहा है कि यह हमारी संप्रभुता का भाग है। वहीं पाकिस्तान कभी इस पर हुए शिमला समझौते से अपने कदम पीछे खींचता है, तो कभी संयुक्त राष्ट्र के नियमों का हवाला देते हुए हमें घेरने का प्रयास करता है और इसमें उसे सहयोग मिलता है चीन का। आज के वीडियो में हम हाल ही में चीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र में उठाए गए जम्मू कश्मीर के मुद्दे को समझने के संदर्भ में जम्मू कश्मीर से संबंधित सभी पक्षों को समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे आखिर चीन और पाकिस्तान की एक्चुअल मंशा क्या है। आइए हम आपको इसके बैकग्राउंड से थोड़ा सा परिचित करवाते हैं। अंग्रेजों ने 200 सालों तक भारत पर सिर्फ शासन ही नहीं किया, बल्कि एक ऐसी खाई का विकास भी वो समय समय पर और अनेक तरीकों से कर रहे थे जो भारत के विभाजन का आधार बनी। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई है जो खाई थी, आज़ादी के समय इतना विस्तृत आकार ले चुकी थी, जिसके कारण विभाजन के समय यह कठिन हो गया था कि आखिर किन क्षेत्र और किन लोगों को किस हिस्से में जाना चाहिए। और यह चुनौती इसलिए भी ज़्यादा थी क्योंकि इसमें सांप्रदायिकता के जो बीज थे वह अंग्रेजों के द्वारा डाले गए थे। इस समय अर्थात आज़ादी के समय हम भारत को 3 रूपों में देखते हैं। एक भारतीय क्षेत्र, दूसरा स्वतंत्र रियासतें और तीसरा नवीन राज्य पाकिस्तान। जैसा कि हमें पता है कि ब्रिटिश सरकार ने रियासतों के संदर्भ में एक कुटिल चाल का सहारा लिया और उन्होंने उन्हें छूट दी कि वो भारत पाकिस्तान में विलय कर सकती हैं, फिर स्वतंत्र भी रह सकते हैं। हालांकि आज़ादी के समय अर्थात 15 अगस्त तक हम देखें तो 562 रियासतों में से अधिकांश रियासतों का विलय हो गया था, लेकिन 3 रियासतें बची थीं, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ पर मैं बात अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने आपसे की थी। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर पर। जम्मू कश्मीर रियासत पर महाराजा हरि सिंह का शासन था, जो आज़ादी तक एक सुचारू सरकार अपने हिसाब से चला रहे थे। और इसी में एक परिवर्तन आया है और वह परिवर्तन आता है 1930 के दशक में। 1930 के दशक में यहाँ पर शेख अब्दुल्ला का प्रभाव बढ़ता है और 1932 में शेख अब्दुल्ला ने कौमी आंदोलन चलाया जो मुस्लिम हितों की पैरवी करते थे और महाराजा हरि सिंह के खिलाफ थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शेख अब्दुल्ला को काफ़ी समर्थन मिलता था और काफ़ी सपोर्ट जो है कि अप्रोच इनके प्रति रखा जाता था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तरफ से। 1946 में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ आंदोलन को जो है कि शेख अब्दुल्ला ने तीव्र कर दिया और महाराजा कश्मीर छोड़ो का आंदोलन के माध्यम से उन्हें हटाने का प्रयास करने लगे। इस क्रम में अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया और 3 साल की सजा हुई। और यह जो महाराजा कश्मीर छोड़ो आंदोलन इन्होंने चलाया था, इसका जो असर था वो काफ़ी तेजी से फैला। अर्थात महाराजा हरि सिंह के जो समर्थक थे और साथ ही साथ जो
अब्दुल्ला जी के समर्थक थे, दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। खैर समय आगे बढ़ा। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने देश के विभाजन की अपनी योजना घोषित की। अब योजना किसकी घोषित की जा रही है? देश के विभाजन की। तो माउंटबेटन ने महाराजा से कहा कि हस्तांतरण के लिए जो अवधि निश्चित की गई है अर्थात 15 अगस्त 1947, इससे पहले वह निर्णय कर लें कि उनको किसके साथ जाना चाहिए। आखिर वो पाकिस्तान में अपना विलय करेंगे या हिंदुस्तान के साथ रहेंगे या फिर स्वतंत्र, वह डिसाइड कर लें। महाराजा के अनुसार जो उनकी बातचीत हुई, जो पत्राचार हुए, उन महाराजा के अनुसार उनका ये मानना था कि जो वायसराय का झुकाव था अर्थात लॉर्ड माउंटबेटन का जो झुकाव था वो पाकिस्तान की ओर था। और उन्होंने ये भी कहा था महाराजा से कि पाकिस्तान के साथ अगर आप विलय करते हैं तो भारत कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं करेगा। दूसरी तरफ जुलाई 1947 में ही जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री रामचंद्र काक और महाराजा को स्पष्ट किया गया था भारत की तरफ से कि उनको भारत में विलय करना ही ज़्यादा उचित रहेगा। अब देखिए एक शब्द आ गया महाराजा, यहाँ पे तत्कालीन जो प्रधानमंत्री रामचंद्र कौर, अर्थात ये जो महाराजा थे, जब आप पता है कि वहाँ के जो सरकार के जो मुख्यमंत्री होते हैं वहाँ पे महाराज, पहले उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो बस इसको इस रूप में समझिए। खैर ये ज़्यादा आपके लिए बैकग्राउंड नहीं है, बस यहाँ पे ये समझ लीजिए कि भारत सरकार के द्वारा जुलाई 1947 में पत्र के माध्यम से उनसे कहा गया कि भारत में आपका मिलना ज़्यादा उचित होगा, हम आपके हितों का ज़्यादा ख्याल रखेंगे। महाराजा के सामने अब कई चुनौतियां उत्पन्न थी कि आखिर पाकिस्तान के साथ अगर वह जाते हैं तो अल्पसंख्यकों का क्या होगा, चाहे वह हिंदू धर्म से संबंधित हों या फिर बौद्ध धर्म से संबंधित हों या अन्य लोग हों। अगर वह भारत में विलय कर लेते हैं तो मुस्लिम आबादी का जो प्रतिनिधित्व है वह सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। खैर यह उनके लिए काफ़ी विषम परिस्थिति थी। लेकिन इसी बीच में क्या होता है कि कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे पूरा जो घटनाक्रम है वो बदल जाता है। देश आज़ाद हुआ लेकिन जो पाकिस्तान था उसको कश्मीर की आज़ादी बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, इसलिए उसने 22 अक्टूबर 1947 को कबायली लुटेरों के भेष में पाकिस्तानी सेना को कश्मीर में भेज दिया। अर्थात देखने में तो लगते थे ये कबायली लुटेरे हैं लेकिन ये पाकिस्तान सेना के आदमी थे। महाराजा ने भारत से सैनिक मदद की डिमांड की और विलय के लिए तैयार हो गए। इसके लिए महाराजा ने 26 अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा, 26 अक्टूबर 1947 को माउंटबेटन को पत्र लिखा। ये कब हो रहा है? 22 अक्टूबर को यहाँ पर जो कबायली लुटेरे थे वह प्रवेश कर गए हैं। उसके 4 दिन बाद जो है कि 26 अक्टूबर 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को जो है कि महाराजा ने पत्र लिखा और इसकी वजह से दिल्ली में आपातकालीन बैठक बुलाई गई जिसमें सभी जो है उस समय के नेता भी मौजूद थे और माउंटबेटन भी वहां पर शामिल थे। 27 अक्टूबर अर्थात एक दिन बाद ही क्या हुआ, 27 अक्टूबर 1947 को माउंटबेटन ने पत्र का जवाब देते हुए कहा कि आपने अपने पत्र में जिन परिस्थितियों का उल्लेख किया है कि अर्थात आप किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उसे देखते हुए मेरी सरकार अर्थात भारत सरकार ने भारतीय उपनिवेश के साथ कश्मीर राज्य के विलय के सम्मिलित होने के जो आपका प्रस्ताव था उसको स्वीकार कर लिया है। अर्थात जब वो 26 अक्टूबर को जो पत्र लिख रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि हमें मदद की आवश्यकता है और हम भारत में विलय करना चाहते हैं और उसी को जो है कि और ऑफिशियल रूप से यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यह जो पत्र लिखा गया एक दिन बाद रिस्पॉन्ड किया जा रहा है उसमें भी वही चीज कहा जा रहा है कि हम आपके विलय के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और भारत सरकार में आपका विलय हो जाएगा। बाद में माउंटबेटन ने पाकिस्तान की चिंताओं को दूर करने के लिए एक निष्पक्ष मतदान की बात कहा। अर्थात जब यह बात होगी कि भारत में अब उसका विलय हो गया, ये चीज़ें हुई तो जो कि पाकिस्तान चिल्लाने लगा कि वहाँ पे मुस्लिम आबादी रहती है, उनके साथ जो है कि अत्याचार होगा, ऐसी चीज़ें। तो जो है कि माउंटबेटन ने कहा कि नहीं आप चिंतित मत होइए, हम एक जनमत संग्रह कराएंगे। भारत सरकार भी इसके लिए तैयार हो गई, लेकिन शर्त एक थी कि मतदान जो होगा वह संयुक्त राष्ट्र संघ के मार्गदर्शन में होगा। और देखिए यह जो बात थी ये भारत खुद कह रहा है, लेकिन उस समय जिन्ना क्या हुए इसके लिए तैयार नहीं हुए। जिन्ना कौन है आप जानते हैं। अंत में क्या हुआ, लॉर्ड
माउंटबेटन के अनुरोध पर इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता का निर्णय लिया गया। अर्थात लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि इस मुद्दे को हमें संयुक्त राष्ट्र तक ले जाना चाहिए और उसकी मध्यस्थता हमें स्वीकार करना चाहिए। और इसी के कारण 1 जनवरी 1948 को विधिवत शिकायत की गई, और शिकायत यह भारत की तरफ से की गई कि पाकिस्तान जो है कि क्या कर रहा है, नियमों का उल्लंघन कर रहा है। जब महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर छोड़ दिया तो नेहरू जी के समर्थन से शेख अब्दुल्ला के मंत्रिमंडल से विचार विमर्श के बाद अनुच्छेद 370 की योजना बनाई गई, और इसमें कहा गया कि भारत के साथ जो है कि कश्मीर राज्य का विलय किया जा रहा है। और इसमें यह भी क्लियर कर दिया गया कि आखिर जम्मू कश्मीर को कौन कौन सी दर्जे मिलेंगे, उसको कौन कौन सी स्वतंत्रता मिले। इसमें कई चीज़ों का प्रावधान था। अगर हम उसमें देखें तो इसमें यह था कि 370 के प्रावधानों के मुताबिक भारतीय संसद को जम्मू कश्मीर के जो है कि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में रक्षा, विदेश, संचार और वित्त के विषय में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, ये कहा गया। लेकिन अन्य मामलों में जो है कि उसे लागू करने और उसे बनाने की बहुत सी जो है कि स्वतंत्रता जम्मू कश्मीर को दी गई। हमें यहाँ पे अनुच्छेद 370 पर बात नहीं करनी है, मैं बस आपको बैकग्राउंड समझ रहा हूँ कि आखिर 370 अस्तित्व में आया कैसे। खैर, समय आगे बढ़ा। 1948 में जब यह मामला संयुक्त राष्ट्र में गया तब कई चीज़ों पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कई जो है कि टिप्पणियां की गई। पहला कहा गया कि दोनों देशों से हालात को नियंत्रित किए जाने की अपील की गई। कहा गया कि जो हालात हैं वह बद से बदतर ना हों, दोनों देशों की जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने अपने हिसाब से कंट्रोल करें। साथ ही दूसरी बात जो कही गई कि सुरक्षा परिषद के उस समय के अध्यक्ष को दोनों देशों से बात करने की जिम्मेदारी दी गई। अर्थात उनसे कहा गया कि वो भारत और पाकिस्तान दोनों से उनके मुद्दे को अपने हिसाब से समझने का प्रयास करें। ये भी कहा गया एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया जा रहा है जो मौके पर पहुंच के तथ्यों की जांच करेगी कि क्या पाकिस्तान ने कबायली सेना भेजा है, क्या भारत ने जो आपत्तियां दर्ज की हैं वो सही हैं या नहीं, क्योंकि आपत्तियां तो हम ही ने दर्ज की थी। फिर उसके बाद अगला कहा गया कि एक जनमत संग्रह पर एक सहमति बनाई गई और कहा गया कि हम एक जनमत संग्रह कराएंगे। लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी गई थी भारत के द्वारा कि भारत ने कहा कि हम जनमत संग्रह पहले से कह रहे हैं हम कराएंगे, लेकिन हम एक ही शर्त पर कराएंगे जब पाकिस्तानी सेना पूर्ण रूप से कश्मीर से वापस चली जाए। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान जो है कि पाकिस्तान ने अपनी जो सेना को पूर्ण रूप से वापस नहीं बुलाया। इसके वजह से भारत ने 1950 के दशक में जनमत संग्रह के विचार से दूरी बना ली। उसने कहा कि हम जब जनमत संग्रह कराने के लिए तैयार थे तो आपको कराना चाहिए था, और आपने अपने सैनिकों को रोक कर यह बताया है कि आप संयुक्त राष्ट्र के नियमों पर पालन नहीं करना चाहते या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय जो कानून हैं उन पर आपकी सहमति नहीं है। यहीं से पाकिस्तान ने अर्थात 1950 के दशक में जब हमने कहा कि हम जनमत संग्रह नहीं कराएंगे, चूंकि अभी तक जो भी चीज़ें हुई सभी चीज़ें हमारे फेवर में है, कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ, प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज़ें नहीं आई जिससे ये लगे कि नहीं हमने वहाँ पे कुछ गलत किया है। चूंकि विलय जो किया गया था वह उसी रूप में किया गया था जैसे अन्य रियासतों का, तो भारत ने कहा कि हम ऐसा नहीं करें। कुल मिलाकर यहीं से जो है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ यह आरोप लगाना प्रारंभ किया कि हम संयुक्त राष्ट्र के नियमों का उल्लंघन नहीं कर। उसके बाद जो है कि 1971 में दोनों देशों के सेनाओं के बीच जंग हुई और 1972 में शिमला समझौता अस्तित्व में आया। समय था 2 जुलाई 1972 को भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच यह समझौता हुआ। अब देखिए इस समझौते में सबसे बड़ी बात जो है उसको थोड़ा समझिए। इसमें यह कहा गया कि कश्मीर से जुड़े विवाद पर बातचीत में संयुक्त राष्ट्र सहित किसी तीसरे पक्ष के दखल को स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर से मैं पढ़ रहा हूं कि कश्मीर से जुड़े विवाद पर इस पर बातचीत के लिए संयुक्त राष्ट्र सहित किसी तीसरे पक्ष को हम दखल इसमें स्वीकार नहीं करेंगे और हर विवाद का समाधान आपसी समझौते से किया जाएगा। और ये आपसी
समझौता और सिर्फ भारत और पाकिस्तान होगा, इसमें संयुक्त राष्ट्र भी कोई पार्टी नहीं होगी। यह इसलिए कहा गया क्योंकि पाकिस्तान ने शुरू से ही संयुक्त राष्ट्र के नियमों को मानने से स्वीकार किया था, चाहे वो सेना को वापस बुलाने की बात हो, जनमत संग्रह की बात हो, इन सभी चीज़ों को। अब इसके वजह से क्या हुआ, जब यह बात कर दी गई तो इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें थी जो मैं आपको बता दूं शिमला समझौते के संदर्भ में। इसमें यह भी कहा गया कि शिमला समझौते के संबंध दोनों देशों से कहा गया कि हम आगे संयुक्त राष्ट्र के जो प्रस्ताव है, जो सिद्धांत हैं, जो उद्देश्य हैं कि हम शांतिपूर्वक हर मुद्दे का समाधान करेंगे, इस पर हम सहमत हैं। लेकिन हम दोनों इस पर भी सहमत होते हैं कि यह जो विवाद है द्विपक्षीय है, इसमें किसी तीसरे को शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि कोई भी ऐसी हम कंडीशन क्रिएट नहीं करेंगे जिससे एक तरफा कोशिश मानी जाए। और ये भी कहा गया कि समानता, आपसी लाभ के आधार पर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के हम विचार को लेकर आगे बढ़ेंगे। अर्थात पाकिस्तान या फिर भारत कोई ऐसा जो है कि उसमें जो है कि सैनिक हस्तक्षेप नहीं करेगा जिससे विवाद क्रिएट हो जाए। ये भी कहा गया है क्योंकि जो पिछला समय है आज़ादी से बाद से लेकर अभी 1972 तक, इसमें जो जितनी चीज़ें हुई हैं उन सभी चीज़ों को हम क्या करेंगे, सही करने का, मैनेज करने का प्रयास करेंगे। बहुत सी चीज़ें थी, खैर ये सभी चीज़ें हो गई, लेकिन हमें शिमला समझौते का जो क्रक्स है वो क्या है कि यह द्विपक्षीय विवाद है, इसको हम कहीं दूसरे जगह नहीं उठाएंगे। अब हुआ क्या कि अब यह देखिए, यहाँ से थोड़ा सा हम तेज़ी से आगे बढ़ जाते हैं जो पूरा टॉपिक है उसको रिलेवेंट करने के लिए, कि 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया। इसके बाद ये पुनः यह विवाद संयुक्त राष्ट्र के सामने पाकिस्तान द्वारा लाया गया, और पाकिस्तान ने जो है कि तुरंत जैसे ही हमने ऐसा परिवर्तन किया वह संयुक्त राष्ट्र के सामने पहुंच गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने सुरक्षा परिषद से जो है कि आपातकालीन बैठक बुलाने की अपील की। इसके बाद सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई भी गई, हालांकि वह पूरी उस तरह की बैठक नहीं थी। यह एक जो है कि बंद प्रस्ताव था, एक कमरे में बैठ के होना था, एक ऑन रिकॉर्ड नहीं होना था। ऑन रिकॉर्ड का मतलब यह है कि जिसकी जो क्रियाविधि होगी, जो भी चीज़ें लिखी बातें होंगी वो ऑन रिकॉर्ड होंगी, सभी जगह रखी जाएंगी, ऐसा नहीं था, बस सिर्फ बातचीत होनी चाहिए थी। तो कुल मिलाकर इसमें जो है कि पाकिस्तान ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के नियमों का हम जो है कि हमने अर्थात भारत ने उल्लंघन किया है और जम्मू कश्मीर में हम मानवाधिकार का हनन कर रहे हैं, यह बात कही गई। और तुरंत जो है कि क्या किया गया, सुरक्षा परिषद से बैठक बुलाने की बात की गई। अब देखिए इस बैठक में हम देखिए हम कहाँ पर ले चल रहे हैं, 1 साल पीछे से अब दोबारा हम आपको आगे बढ़ा रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि जब हम 1972 में शिमला समझौते के माध्यम से यह कह चुके थे कि यह जो विवाद है हमारा और आपका है, तो इसमें संयुक्त राष्ट्र की भूमिका अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। इस बैठक में चीन ने भी पाकिस्तान का पक्ष लिया और कहा कि कश्मीर का मुद्दा एक ऐसा विवादित मुद्दा है जो दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक तौर से अब तक सुलझ नहीं पाया है, अर्थात निर्णित रहा है, और इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय जो है कि मध्यस्थता की जरूरत है। अर्थात यह एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद है और जिसमें अंतर्राष्ट्रीय विवाद को सुलझाने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो है कि इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। आगे चीन ने कहा कि कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशन के चार्टर, सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और दोनों पक्षों के बीच हुए, ध्यान दीजिए, दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के अनुसार हल किया जाना चाहिए, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सहमति भी निहित हो। तो जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जो है कि सहमति की बात तो तब आती या जब हम उसमें कुछ गलत करते, या फिर जो है कि इस संबंध में कोई हमारा समझौता नहीं हुआ होता। जब हम दोनों मिलकर अर्थात भारत और पाकिस्तान मिलकर हम शिमला समझौता कर चुके थे तो फिर इस चीज की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि चीन ने कहा कि भारत द्वारा जम्मू कश्मीर की यथास्थिति बदलने से जो तनाव उत्पन्न हुआ है उसे लेकर चीन चिंतित है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि चीन जो है कि उइगर समुदाय के साथ क्या कर रहा है, हांगकांग के साथ क्या कर रहा है, ये सभी चीज़ें आपको पता है, लेकिन वो दरअसल ये सभी चीज़ों को इसलिए ऐड कर रहा है ताकि वो भारत को घेर सके। खैर इसमें इसने क्या कहा कि जो है कि हमने परिवर्तन किया है, इसके वजह से तनाव उत्पन्न हुए हैं, इसको लेकर चीन चिंतित है और वह कह रहा है यह एक तरफा कार्रवाई है जिसका हम विरोध करते हैं। तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो राजदूत थे और स्थायी प्रतिनिधि थे सैयद अकबरुद्दीन ने सभी उपरोक्त जो कुतर्क थे उनको खारिज किया और उन्होंने एक चीज़ कहा कि सुरक्षा परिषद की
की परिपक्वता से हम परिचित हैं, इस पर भरोसा करते हैं और सुरक्षा परिषद पहले से ही सभी तथ्यों से परिचित है, चाहे वो शिमला समझौता हो या फिर विलय की चीज़ें हो, सभी चीज़ें भारत पहले ही सामने रख चुका है, इसलिए ज़्यादा स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। आगे अकबरुद्दीन ने कहा कि अनुच्छेद 370 पर हमारी राष्ट्रीय स्थिति पहले से ये रही है और अभी भी ये है और हमेशा ये रहेगी कि ये पूर्ण रूप से भारत का आंतरिक मामला है और कोई बाहरी सरोकार या हस्तक्षेप इसमें स्वीकार नहीं है। भारत जो है कि अपने क्षेत्र में स्थिति सामान्य और शांतिपूर्ण रखने के लिए प्रतिबद्ध है और उन सभी समझौतों और उन सभी प्रतिबद्धताओं को दोहराता है जिन पर हमने दस्तखत किए हैं। अर्थात हम किसी भी यूनाइटेड नेशन से लेकर किसी भी द्विपक्षीय जो वार्ता या समझौता हुआ है उसको भी हम दोहरा नहीं रहे, लेकिन एक चीज हम क्लियर कर दें, ये सभी चीजें क्या है, भारत का आंतरिक मामले का हिस्सा है। खैर, अब यहाँ पर क्या हुआ, चीन को छोड़कर जो सभी स्थायी सदस्य थे उन्होंने इस मुद्दे पर भारत का साथ दिया, क्योंकि पहले ही वो जो है कि भारत की इस चीज़ को लेकर पक्ष में थे। इसके कारण यह जो बैठक थी ये बहस में नहीं हो पाई, अर्थात ओपन नहीं हो पाई कि सभी सदस्य जो महासभा है उसमें ये प्रस्ताव लाया जाए, इस पर चर्चा हो, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। लेकिन चीन ने जो है कि ऐसा किया था, यह बात जो है कि लाई गई थी। इसके बाद जनवरी 2020 में भी चीन ने इस मुद्दे को उठाया और किसी तरह की चर्चा करा पाने की अपनी रणनीति में वो असफल रहा। अब हुआ क्या है कि अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के 1 साल हमारे पूरे हो गए, फिर से चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उठाया है। हाल ही में चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर वह कश्मीर क्षेत्र की स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है और अपने स्टैंड पर अडिग है। अब प्रश्न आएगा उसका कौन सा स्टैंड है, तो उसने कहा है कि यह जो है कि जो जम्मू कश्मीर का विवाद है वह 2 देशों के बीच बचा हुआ एक ऐसा विवाद है जिसका समाधान नहीं हो पाया है और कोई भी एक तरफा परिवर्तन अवैध है, अमान्य है, जैसा कि हमने उसके हिसाब से किया था अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर। और उसने ये भी कहा कि इस मुद्दे का हल आपसी बातचीत परामर्श से शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। तो भाई तुमको कूदने के लिए किसने बोला, आप इसमें क्यों कूद रहे हैं? कहीं ना कहीं मैं आप चल इसकी मंशा बताऊंगा कि दरअसल चीन की मजबूरी है क्या, वह कोई इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट से बढ़कर उसकी मजबूरी का यह भाग बन चुका है। तो इस तरह से इसने ये बात कहा और फिर से इसने क्या किया, इस मुद्दे को उठाया। तो अगर हम देखें तो 5 अगस्त 2019 को जो हमने परिवर्तन किया, उसके बाद फिर जनवरी 2020 में, और फिर इसने अभी क्या किया है कि संयुक्त राष्ट्र में जो है कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उठाने का प्रयास किया है। भारत ने स्पष्ट किया कि चीन को इस मामले में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए चीन को दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से बचना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जो अभी हालिया बैठक हुई वो बंद कमरे में आयोजित एक ऐसी बैठक थी जो अनौपचारिक थी, इसलिए इसको इस रूप में नहीं लेना चाहिए कि चीन जो है कि सफल हो गया है कि वह जो है कि सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उठा सके, क्योंकि इस पर जो पहले से ही सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और अधिकांश अस्थायी सदस्यों की भी यह मान्यता है कि यह पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है और इसमें जो है कि चीन जो है कि अपना इंटरेस्ट किसी कारण से दिखा रहा है। दरअसल चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर, आपसे इससे परिचित होंगे, आपने देखा होगा कि चीन ने क्या किया है कि पाकिस्तान होते ही हुए एक रोड का निर्माण किया है जिसे हम चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ जो अधिकृत कश्मीर है अर्थात जो पीओके है, मैंने आपको कुछ वीडियो के माध्यम से बताया है कि हाल के समय में यहाँ पर जो है कि दोनों देशों ने बहुत से जो है कि संयुक्त बांध के निर्माण पर हस्ताक्षर किए, कई हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने का वो प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ जो चीन है वह भारत के साथ सीमा पर तनाव को क्रिएट किए हुए है। इसके कारण वह यह चाहता है कि जो कि पाकिस्तान का अगर वह बढ़ चढ़ कर साथ देगा तो उन गतिविधियों से क्या होगा, भारत जो है कि पाकिस्तान के साथ उलझेगा और सीमा विवाद पर वह जीत सकता है, ऐसा एक उसकी सोच है। दूसरा, इस समय एक चीज और समझिए, वह है चीन इस समय उइगुर मुस्लिम समुदाय के मानवाधिकार, हांगकांग की स्वायत्तता को लेकर वैश्विक विरोध का सामना कर रहा है। और इस वैश्विक विरोध में कौन से देश शामिल हैं? इसमें अमेरिका शामिल है, ब्रिटेन शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है और
चीन, जापान शामिल है और इसमें सहयोग किसका मिलता है? भारत का मिलता है। भारत खुद तो कुछ नहीं कहता, लेकिन इन देशों के माध्यम से वो मैसेज दिलवा देता है। और ये जो देश हैं, जो क्वाड ग्रुप के देश हैं, या फिर जो है कि अमेरिका के नेतृत्व वाले जो देश हैं, उसमें भारत का कद क्या है? मजबूत है। हांगकांग को लेकर जब ऐसी बात हुई तब भी भारत ने कहा कि हांगकांग की स्वायत्तता को लेकर दोनों देशों को अब जो है कि बैठकर बातचीत करनी चाहिए। भारत ने स्पष्ट रूप से जो है कि ये नहीं किया कि हम जो है कि इसके विरोध में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारत की जो स्थिति है थोड़ा सा परिवर्तित हुई है। हम अब वह पॉलिसी लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहते जैसा कि हम तिब्बत में कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर इन सभी कारणों से क्या है कि चीन इस समय हमसे खपा है। तो हम अगर उइगर मुस्लिम समुदाय के मानवाधिकार के मुद्दे व हांगकांग के मुद्दे को ज़्यादा ना उठाएं, इसलिए वो हमें पहले से ही क्या कर रहा है? घेरने का प्रयास कर रहा है। वह यह चाह रहा है कि अगर हम जम्मू कश्मीर पर भारत को कंट्रोल करके रखेंगे तो भारत इन मुद्दों पर नहीं बोलेगा। तीसरा जो एक और कारण है कि तिब्बत की निर्वासित सरकार को इस समय अमेरिका और भारत खूब सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले नहीं करते, पहले भी करते थे, लेकिन अब कई चीज़ें ऐसी आई हैं जिसमें जो है कि हम जो है कि वहाँ की निर्वासित सरकार जो तिब्बत की है उसको हम काफ़ी प्रमुखता दे रहे हैं। इससे क्या हुआ है? चीन चिढ़ा हुआ है और वह चाहता है कि हम जो है कि क्या करें, कुछ ऐसा करें जिसके वजह से हमसे भारत जो है कि क्या कर सके, समझौता कर सके कि हम जो है कि जो निर्वासित सरकार है उसको इतना महत्व नहीं देंगे। इसके साथ साथ आपने एक चीज़ और देखा कि अभी 3-4 महीनों में जिस तरह से तनाव जो है कि सीमा पर बढ़ाया गया है, तो यह भी चाहता है कि पाकिस्तान भी उनके साथ रहे। जब भी कोई तनाव युद्ध में तब्दील हो तो पाकिस्तान पहले से ही भड़का रहेगा और उसको यह पता रहेगा कि चीन हमेशा उसके फेवर करता है, हर मुद्दे पे उसका समाधान करता है या उसको लेकर यूनाइटेड नेशंस तक जाता है। तो क्या कर सके, जब चीन कहे कि पाकिस्तान से कि आपको भी क्या करना है, अटैक कर देना है या हम भारत को उलझाने में हमारा सहयोग करो, तो वह ऐसा कर सके। अब इन सभी चीज़ों के कारण क्या कर रहा है? चीन ऐसा कर रहा है। कई समीक्षकों का मानना है कि भारत के लिए जम्मू कश्मीर का मुद्दा तनाव वाला नहीं है, क्योंकि सुरक्षा परिषद के अन्य सभी सदस्य अनुच्छेद 370 में परिवर्तन को भारत का आंतरिक मामला मानते हैं और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इसी के साथ एक बड़ा वर्ग ये भी कहता है कि अनुच्छेद 370 में परिवर्तन के बाद जम्मू कश्मीर में उठाए गए अनेक जो प्रशासनिक कार्य हैं उनमें थोड़ा सा ढील दिए जाने की जरूरत है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको टॉपिक से अलग लेकर चलकर थोड़ा सोचने पर मजबूर करता हूं। हो सकता है आपको थोड़ा सा ये ज़्यादा अच्छा ना लगे, खैर इसकी मेरी गारंटी नहीं है। इसमें है क्या, देखिए अनुच्छेद 370 को हमने जो है कि निष्प्रभावी किया। उसके बाद हमने क्या किया, वहाँ पर जो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको थोड़ा सा मजबूत किया। उसमें हमने इंटरनेट का जो कनेक्शन है उसको कट कर दिया। कई समय तक हमने वहाँ पर 3G 4G को हमने वहाँ से हटाए रखा। तो कई बार क्या होता है कि जब हम कोई कदम उठाते हैं ना, तो हमारा जो दुश्मन होता है वह हमारी कमियों को ही देखकर यह कहता है कि मानवाधिकार का हनन हो रहा है। जैसे वहाँ के कई नेताओं को हमने क्या किया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों के तहत उनको जो है कि नज़रबंद कर दिया। तो अब वहाँ पे कई अलगाववादी ऐसा हैं जो यह कह रहे हैं, या पाकिस्तान उनका सहारा, उनका नाम लेकर यह कह रहा है कि देखिए भारत क्या कर रहा है, लोगों को नज़रबंद करके उनके बात को छुपाने का प्रयास कर रहा है या उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहा है। दूसरा वह कहते हैं कि भारत ने न सिर्फ वहाँ पर इंटरनेट बंद किया है, बल्कि कई प्रकार की ऐसी गतिविधियाँ की हैं जिससे क्या लगता है कि मानवाधिकार का हनन हो रहा। भारत ने हालांकि इस पर कई तरह के स्पष्टीकरण दिए, कई बार कई आयोग जाकर वहां देख चुके हैं, कई बार अंतर्राष्ट्रीय जो ग्रुप थे, चाहे यूरोपीय जो है कि यूनियन के जो सदस्य हैं, यूरोपीय यूनियन नहीं मत कहिए, यूरोपीय यूनियन से देशों के कुछ जो सांसद है वो कई बार विजिट पर आ चुके हैं। हमने कई तरह से इसको क्लियर करने का प्रयास किया। लेकिन एक चीज समझिए, अगर हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को भारत के साथ उसी तरह से जोड़ना है जैसे कि सभी राज्य पहले से जुड़े हुए हैं, तो हमें उन लोगों का जो मनोभाव है, जो थोड़ा सा अलगाववाद की प्रवृत्ति रखते, उसको भी चेंज करना होगा। अर्थात हम ये नहीं कह सकते कि अभी जो जम्मू कश्मीर की स्थिति है इससे सभी स्थितियां ठीक हो जाएंगे। हमें थोड़ा सा सॉफ्ट पॉलिसी की भी जरूरत है और हमें उन गतिविधियों की जरूरत है जिससे विकास हो, जिससे क्या हो, वहां पे अलगाववाद की भावना को मजबूत करने वाले जो लोग हैं वो कमजोर पड़ सकें। और ये तभी हो सकेगा जब हम क्या
करेंगे, हमारी आत्मीयता जो है कि ना सिर्फ वहाँ पे दिखेगी बल्कि छलकेगी। और आत्मीयता छलकने के लिए जरूरी है कि हमारा जो प्रशासनिक अप्रोच हो वह शासन करने वाला ना हो बल्कि सहभागी बनने वाला हो। अर्थात अनुच्छेद 370 में परिवर्तन करने का मोटो हमारा क्या था, उद्देश्य क्या था, विकास की मुख्य धारा से उसको जोड़ना। तो यह अब हमें 1 साल जब हो गया है तो कम से कम हमें अब इस तरह से कदम उठाने चाहिए जिससे वहां के लोग खुद ये कहें कि हम पाकिस्तान, चीन या किसी भी देश की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, हम उसी तरह से जो है कि भारत को स्वीकार करते हैं जैसे सब लोग। ऐसा नहीं कि ये बात लोग वहां नहीं कहते, बहुत बड़ी आबादी ये कहती है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर कुछ आबादी भी ऐसी है जो किसी भी चीज से खपा है तो एक परिवार के रूप में जैसे परिवार चलता है, कोई एक व्यक्ति की जो डिमांड होती है, नाराजगी होती है, उसको हम थोड़ा सा दूर करने का प्रयास करते हैं। यही अप्रोच हमें यहाँ पर भी अपनाने की आवश्यकता है। आई होप आप पूरे वीडियो को समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।